सो हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपका क्रॉपिंग एंड फार्मिंग सिस्टम के बारे में। देखो, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यही है। और जितने भी जो आपके टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, या फिर एक कॉन्सेप्ट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। ध्यान से पढ़ना और चीजों को थोड़ा समझने का प्रयास करना, चीजें याद करने वाली भी इसमें काफी है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आफ्टर दैट हमने इंडिया के अंदर जो अपने पास्ट का और प्रेजेंट का क्या स्टेटस है एग्रीकल्चर का, उसको पढ़ा था। फिर हमने आगे चल के इंडिकेटर्स पढ़े थे। उसके बाद में हमने रूरल और अर्बन एरिया का जो फार्मिंग सिस्टम है उनके बारे में पढ़ा था, उनके लाइवलीहुड सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था एएलएस एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम का जो मॉडल है उनके बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं आपके क्रॉपिंग एंड फार्मिंग सिस्टम के बारे में। सो क्रॉपिंग एंड फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पहले समझाए थे। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है वो मतलब क्यों जरूरी है और उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, क्या क्या उनके इंपॉर्टेंस है, उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में डिफरेंट टाइप के जो आपके क्रॉपिंग सिस्टम, जैसे आपने पढ़ा होगा इंटर क्रॉपिंग पढ़ा होगा, मिक्स फार्मिंग पढ़ा होगा, मिक्स क्रॉपिंग पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका मतलब रिले क्रॉपिंग पढ़ा होगा, क्रॉप रोटेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये सारे टर्म्स, या फिर आपने झूम कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा होगा। ये सारी चीजें इस लेक्चर में हम क्लियर करने वाले हैं। सो फटाफट सारे बच्चे ज्वाइन हो जाओ। उसके बाद करते हैं हम स्टार्ट। थोड़ा मैं बेसिक इसका ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे हम लोगों को एक मिनट, हाँ चलो डन है। पढ़ना है वो पढ़ना है आपका फार्मिंग सिस्टम। क्या पढ़ना है बच्चे? फार्मिंग सिस्टम। उसके बाद में पढ़ना है आपको क्रॉपिंग सिस्टम, और एक आपको पढ़ना है आपको क्रॉपिंग पैटर्न। डन। अब मेरी बात को समझना। फार्मिंग सिस्टम पहले समझो। मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चे की, फार्मिंग सिस्टम के अंदर आप लोगों को फार्मिंग सिस्टम में ध्यान ये रखना है, यहां सिर्फ हम एक क्रॉप्स ही नहीं इंक्लूड करते हैं, इसके साथ साथ में हम लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उसके बाद में आपका जो एग्रो फॉरेस्ट्री का सिस्टम होता है वो भी इंक्लूड करते हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था एक्वा कल्चर का, ठीक है, एक्वा कल्चर प्रैक्टिसेस है वो भी इंक्लूड करते हैं। मतलब हर एक चीज का प्रॉपर वे में मैनेजमेंट करना, या फिर कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, या फिर इंडिविजुअल एग्रीकल्चर की एक एक्टिविटीज है जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का ग्रुप है, ठीक है, जो क्या करते हैं, चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको एडवांटेज कैसे मिल सकते हैं, बेनिफिट है वो कैसे मिल सकता है। डन। उसके बाद में हमें पढ़ना है क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पहले इनको थोड़ा समझना कि क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न होता क्या है। क्रॉपिंग पैटर्न पहले समझो। ये आपका जो दर्शाता है, ये इंडिकेट करता है, वो करता है पर्टिकुलर एक क्रॉप, आपका एक एरिया है, उसके अंदर आपने एक क्रॉप लगा ली, उसका अरेंजमेंट कैसे करना है आपको, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप इन ए पर्टिकुलर सीजन इन ए पर्टिकुलर ईयर। डन। उसके बाद में आता है क्रॉपिंग सिस्टम। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, ये जो अरेंजमेंट आपने किया है, ठीक है, क्रॉप का, उसके साथ साथ में उसका पूरा मैनेजमेंट, यानी कि भाई हमने एक खेत के अंदर क्रॉप लगाई है, सबसे पहले हम उसका फील्ड प्रिपरेशन करेंगे, टिलेज प्रैक्टिसेस, आफ्टर दैट हम उसका इरिगेशन प्रैक्टिसेस करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करेंगे, किस क्रॉप को कितने न्यूट्रिएंट की जरूरत है, कौन से न्यूट्रिएंट की जरूरत है, उसके बाद में वीड मैनेजमेंट करेंगे, उसके बाद में पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट करेंगे, उसके बाद में हार्वेस्टिंग। मतलब एक स्टार्टिंग से लगाकर जो आपके क्रॉप का मैच्योरिटी आता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी जब आता है क्रॉप का,
उस टाइम तक सोविंग प्रैक्टिसेस वगैरह सब इंक्लूडेड है, वो आपका एक क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर आता है कि आपने किस हिसाब से कौन सी क्रॉप लगाई है, उसका आप मैनेजमेंट है वो कैसे करते हो। आई बात समझ में? तो ये बेसिक चीजें हमें पहले समझना है। हम सबसे पहले बात करते हैं, जो बात करेंगे वो करते हैं क्रॉप का। क्रॉप होता क्या है पहले समझो आप। क्रॉप होता क्या है? क्रॉप का मतलब होता है ए पीस ऑफ लैंड, ए पीस ऑफ लैंड जिसके अंदर फार्मर्स के द्वारा एक ग्रुप ऑफ प्लांट या इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ प्लांट्स, पौधों का एक समूह है जो एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे फार्मर्स के द्वारा लगाया जाता है, और उनका मेन जो पर्पज होता है वो क्या होता है? हाई यील्ड लेना या फिर इकोनॉमिक स्टेटस है उनको डेवलप करना या फिर उनकी इकोनॉमी को जनरेट करना। लाइक होता क्या है कि या तो उनको भाई फूड की जरूरत होगी, या फिर उसको शेल्टर की जरूरत होगी, या फिर पैसों की जरूरत होगी। ये सब चीजें डेवलप करने के लिए वो क्या करेगा? एक क्रॉप उगाएगा। ठीक है, तो सीधी आपको डेफिनेशन है वो एक टर्म ये याद रखनी है, ग्रुप ऑफ प्लांट। ठीक है, कल्टिवेटेड इन ए पर्टिकुलर लैंड या फिर पीस ऑफ ए लैंड। ठीक है, बाय द फार्मर्स पर्पस फॉर इकोनॉमी। ठीक है, ये सब चीजें आप है क्रॉप में लिख सकते हैं कि क्रॉप होता क्या है। ठीक है, उसके बाद में कुछ ऐसे टर्म्स आपने हमेशा पढ़ा होगा, जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मोनोकल्चर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? मोनोकल्चर के बारे में बात करते हैं। कुछ चीजें मैं समझा देता हूं, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आप समझो कि यहां से क्वेश्चंस है वो कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब जो चीजें मैं समझा रहा हूं उनको समझो पहले। ऐसा नहीं है भाई आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, आपको 2 लाइन याद है तो आपको भाई ये थ्योरेटिकल पेपर है। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव का नहीं कर रहे हो कि भाई हाँ ऑब्जेक्टिव में 2-3 लाइनें या फिर 1-2 लाइनें जो भी याद रहेगी आप उनसे काम चला लोगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर मैं आपको डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिसेस भी करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उनसे रिलेटेड तो आपको ट्राई क्या करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस को कैसे लिख सकते हो, मेन चीजें हैं उनको पहले लिखो, उसके बाद में जो दूसरी चीजें आप साथ में और ऐड कर सकते हो उनको एक्स्ट्रा लिखने का प्रयास करो। थ्योरेटिकल पेपर का मतलब यही होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को कैसे लिख सकते हो, कैसे चीजों को सामने वाले को समझा सकते हो। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कोई कहानी फालतू की लिख रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, वो नहीं। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजें हैं वो आप कैसे डिलीवर कर रहे हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मोनोकल्चर। मोनोकल्चर का मतलब क्या होता है? देखो समझो, सबसे पहले मोनोकल्चर आपका दिखाता है मोनोक्रॉपिंग। एक मोनोक्रॉपिंग आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसके अंदर ही आता है मोनोकल्चर हो गया। उसके बाद में आपका उसका अलग अलग, जैसे आपने मिक्स क्रॉपिंग का पढ़ा होगा, आपने इंटरक्रॉपिंग का पढ़ा होगा, आपने सीक्वेंशनल क्रॉपिंग के बारे में पढ़ा होगा, आपने रिले क्रॉपिंग के बारे में पढ़ा होगा। या फिर मैं कहूं मोनोक्रॉपिंग का मतलब यह है कि इन ए ईयर या फिर इन ए सीजन एक ही क्रॉप, एक पर्टिकुलर, कोई साथ में कुछ भी नहीं करना है, एक क्रॉप का क्या करना है आपको, उसका प्रोडक्शन लेना है, वो तो आपका हो गया मोनोक्रॉपिंग, एक सिंगल क्रॉप इन ए ईयर, आप ये चीज बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मोनोकल्चर। ठीक है, मोनोकल्चर का मतलब एक क्रॉप पर्टिकुलर जिसके साथ में कुछ नहीं है, आपने पर्टिकुलर एक खेत तैयार किया, उसके अंदर राइस उगा दिया। ठीक है, सिंगल क्रॉप, सिंगल क्रॉप। उसके बाद में आता है एक आपका, इसमें कोई मतलब नहीं है आप कौन सी वैरायटी ले रहे हो, कुछ सीधे सीड लिया, चाहे ब्रॉडकास्टिंग किया, कैसे ही किया। उसके बाद में आता है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है सोले क्रॉपिंग। सोले क्रॉपिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट, या सोले क्रॉप कह सकते हैं, सोले क्रॉपिंग समझना इस बात को। इसका मतलब क्या होता है? सोलिड क्रॉपिंग, सोलिड क्रॉप या सोलिड क्रॉपिंग कह सकते हैं। सोलिड क्रॉप का मतलब, सोलिड क्रॉप कैसे? जैसे मान लो यहां पे क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर वैरायटी होती है, ठीक है, वैरायटी का प्लांट उगाया जाता है। जैसे आपने क्या किया, आपने यहां HD 2591 या फिर आप राज 1482 वीट की कोई भी वैरायटी ली, या फिर धान की आपने जया वैरायटी ले ली, एक ऐसी वैरायटी प्योर सीड होने चाहिए उसमें, वो आपका सॉलिड क्रॉप कहलाता है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये आपके पास में खेत है, इस खेत के अंदर क्या किया है, एक सॉलिड वैरायटी आपने उगाई है और उसको एक पर्टिकुलर वे के अंदर
आपने पूरे अरेंजमेंट के साथ में लगाया है, वो आपका सोले क्रॉप कहलाता है या सोले क्रॉपिंग कहलाता है। यहां तक चीज समझ में आई। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे, वो आपका आता है ज्योमेट्री। क्या आता है? एक टर्म पूछा जाता है, हालांकि ये एग्रोनॉमी का पार्ट है ज्योमेट्री, ठीक है, वो फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का। लेकिन यहां समझो, यहां पे आपको दो पार्ट समझना है। एक तो आपका आता है प्लांट ज्योमेट्री और एक आपका आता है क्रॉप ज्योमेट्री। अब प्लांट ज्योमेट्री का मतलब क्या है, मेरी बात समझना। ये आपके पास में कोई भी, चाहे रेक्टेंगुलर है या फिर पेंटागोनल है, स्क्वायर है, एक फील्ड है और आपने यहां पे एक क्रॉप लगा दी। क्या किया मेरे भाई? आपने एक यहां पे क्रॉप लगा दी। अब यहां पे ये देखा जाएगा कि आपने जो यहां क्रॉप लगाई है, ये आपका रो बन गया, ठीक है, और उसके बाद में ये जो आपके रो बन गए अलग अलग, ठीक है, ये आपके रो हो गए। और यहां पे आपने प्लांट लगा दिए। क्या लगा दिए? ये आपने प्लांट लगा दिए। क्या लगा दिए मेरे भाई? ये आपने प्लांट लगा दिए। अब इन प्लांट टू प्लांट और रो टू रो के बीच में आपका कैसा ज्योमेट्री बन रही है, यानी कि ज्यामिति, हिंदी में बोलते हैं ना इसको ज्यामिति। क्या बोलते हैं इसको? ज्यामिति, ठीक है। कैसे अरेंजमेंट हो रहा है प्लांट का, कि भाई प्लांट कैसे, ऐसे नहीं है, ब्रॉडकास्टिंग करोगे तो उसका कोई अरेंजमेंट नहीं है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपने अगर लाइन में लगाया है तो उसका पूरा अरेंजमेंट रहेगा। उसके बाद में एक आता है क्रॉप ज्योमेट्री। इसका मतलब होता है ये पर्टिकुलर आपको फील्ड को भी डिनोट कर सकता है। कैसे? जैसे आपके पास में ये फील्ड है, ये फील्ड कैसा आपको दिख रहा है, ये फील्ड आपको कैसे दिख रहा है, कोई कमेंट करके बताओ, ये फील्ड आपको कैसे दिख रहा है। एक ये फील्ड है, ठीक है, एक ये फील्ड आपको कैसे दिख रहा है, ये आपका ए फील्ड है, ठीक है, बताओ फटाफट बोलो टाइप कौन सा है, पेंटागोनल, रेक्टेंगुलर, ये बताओ आप, ऐसे आपको बताना है, ठीक है। ये एक आपके फील्ड का टाइप है, ठीक है, एक आपके ये फील्ड का टाइप है, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया। अब मुझे बताओ कौन सा रेक्टेंगुलर है, कौन सा पेंटागोनल है, कौन सा स्क्वायर है, ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। बता रहे हो कोई? बताओ फटाफट। हाँ, पेंटागोनल, सी, स्क्वायर, बहुत बढ़िया, रेक्टेंगुलर, यही चीजें पूछी जाती है, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर में क्या होता है? आमने सामने की जो लेंथ, ठीक है, बराबर होती है ना भाई, ठीक है, और साइड की जो लेंथ है वो बराबर होती है। स्क्वायर में चारों बराबर है, पेंटागोनल में सारी चीजें अलग अलग हो जाती है। सर्किल, हाँ बिल्कुल, गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये थोड़ा चीजें आपको समझना है कि आपकी ज्योमेट्री है वो कैसे बनती है और ज्योमेट्री कैसे दर्शाती है। अगर क्वेश्चन एग्रोनॉमी में पूछे तो भी यहां से क्वेश्चन क्लियर करना। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन क्रॉप ज्योमेट्री एंड प्लांट ज्योमेट्री, समझ गए ना? प्लांट ज्योमेट्री क्या होती है और क्रॉप ज्योमेट्री क्या होती है, इनको आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाना है। या फिर सीधा पूछे आपके क्रॉप ज्योमेट्री के टाइप क्या है, तो आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है, कि रेक्टेंगुलर टाइप, ये आप साथ में फोटो बना सकते हैं। उसके बाद में आप स्क्वायर मेथड बता सकते हैं, पेंटागोनल बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप ये सर्कुलर मेथड बता सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मेथड्स है। ट्रायंगुलर बना सकते हैं, ठीक है, त्रिकोण जैसा बनता है, ठीक है। उसके बाद में आपने हेक्सागोनल मेथड्स के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है, वो हो गया। तो ऐसे करके डिफरेंट टाइप के ये आपके क्या होती है, ज्योमेट्री होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नाउ अब हम बात करते हैं आगे। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताता हूं आपके मोनोक्रॉपिंग हो गया। बी नंबर पे बात करते हैं हम मल्टी क्रॉपिंग के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बच्चे? मल्टी क्रॉपिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कुछ समझ नहीं आए तो पूछ लेना, बहुत इंटरेस्ट हो सकता, 2 घंटे भी लग जाए। आराम से क्लास को देखो, बहुत मजा आएगा, ठीक है, सारी चीजें समझोगे। और यहां से मैं सच बता रहा हूं, आपके लगभग, चाहे मिड हो चाहे एंड हो, कोई भी पार्ट हो, यहां से लगभग 15 to 20% क्वेश्चंस कभी कभार पेपर में देखने को मिलते हैं। स्पेशली जो बच्चे बीएचयू के हैं उनके मिड में बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, वो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम में यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी कॉलेजों में भी बहुत सारे मैं साथ साथ बताता जाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, वो आपको पूछे जाएंगे, लास्ट में हम यही डिस्कस करेंगे। अब मैं बताता हूं आपको मल्टी क्रॉपिंग में होता है क्या। एक आपका होता है ओवरलैपिंग क्रॉप, एक होता है नॉन ओवरलैपिंग क्रॉप, ठीक है। अब जो आपका सीक्वेंसनल कह सकते हैं, सीक्वेंस, ये आपका सीक्वेंस क्रॉपिंग हो गया, ठीक है। कोई बताएगा जो सीक्वेंस क्रॉपिंग होता है वो ओवरलैपिंग होता है या नॉन ओवरलैपिंग होता है? बताओ फटाफट बताओ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। उसके बाद में होता है रिले, रिले क्रॉपिंग। क्या होता है? रिले क्रॉपिंग। बताओ फटाफट बोलो बेटा क्या होता है? हाँ गुड, होता क्या, मतलब क्या होता है?
जो आपका सीक्वेंस होता है वो ओवरलैपिंग होता है कि नॉन ओवरलैपिंग होता है? नॉन ओवरलैपिंग। गुड। कैसे बताता हूं। एक आपने सीक्वेंस में लगाया, सीक्वेंस में लगाया है तो वो ओवरलैप नहीं करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग। समझो, ये मेरे पास एक खेत है, ओके। अब मैं क्या करता हूं, इस खेत के अंदर मैंने एक क्रॉप लगा दी, मैंने क्रॉप लगा दी। अब मैं क्या करूंगा, इसके मैच्योरिटी का वेट करूंगा, और मुझे लग रहा है कि ये इसकी जो आपकी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है, और इसके ग्रेन है वो पूरे पूरे मतलब बन चुके हैं, ठीक है। अब मैं इसकी मैच्योरिटी, हार्वेस्टिंग टाइम आ गया, पूरी पूरी क्रॉप होने के बाद में हार्वेस्टिंग करूंगा। उसके बाद में हार्वेस्टिंग करके इस क्रॉप को बाहर निकालने के बाद में दूसरी क्रॉप लगाऊंगा। तो ओवरलैप नहीं करेगा ना, एक क्रॉप हो गई उसके बाद में दूसरी क्रॉप लग रही, यानी कि एक सीक्वेंस में चल रहा है। हमने सबसे पहले खरीफ लगाया है, खरीफ लगाया है, उसके बाद में हमने क्या लगाया है, रबी लगाया। अगर हमारे पास में खाली टाइम है तो हम क्या लगाते हैं, जायद लगाते हैं। ये तो आपको पता होगा, क्लासिफिकेशन में भी पढ़ाया होगा सर ने, फंडामेंटल्स वाले पार्ट में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद आता है रिले क्रॉपिंग। क्या आता है मेरे भाई? रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? आपका ओवरलैपिंग। क्या होता है? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग सर कैसे? मेरे पास में फोन है, मैंने इंस्टाग्राम खोला, इंस्टाग्राम में मैं रील्स स्क्रॉल करता जा रहा हूं, मैं रील्स स्क्रॉल करता जा रहा हूं, तो मेरे पास में जो रील्स आती है ओवरलैप भी कर सकती, मतलब एक चीज गई, ठीक है, उसको मैं देख रहा हूं, वो दूसरी आ रही, एक दूसरी आ रही है, कभी पूरी हो रही नहीं हो रही, ठीक है, छोड़ो। ये आपका क्या कर रहा है, आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, एक पूरी हुई नहीं हुई, दूसरी आपने कर ली, वही वहां से समझो रिले क्रॉपिंग। समझ रहे हो? अब यहां पे क्या हुआ, एक क्रॉप पूरी नहीं हुई उससे पहले, यानी कि उसका आपको लग रहा है कि 80 टू 90% इस क्रॉप का मैच्योरिटी हो गया। लाइक दैट मेरे पास में यहां पे लगाए गए थे मेज। क्या लगाया गया था? मैंने मेज लगाया। अब मुझे आगे क्या करना है, ये मेज का 80 टू 90% मैच्योरिटी हो गया है। मेज का ये जो मेरा फील्ड है, इसमें मैं क्या करूंगा, ये मेरे मेज के प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है, इसके बीच में मेरे पास में जो डिस्टेंस है, जगह खाली है जो भी है, उसके बीच में मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ पे पोटैटो लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? यहाँ पे पोटैटो लगा दिया। मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पोटैटो लगा दिए, ठीक है। तो इसकी पहले क्या करते हैं, इसकी आपकी हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं, उससे पहले आपने क्या कर दिया है, पोटैटो लगा दिया। क्योंकि यहां आपके जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर था, क्या था, सॉइल के अंदर जो बेटा मॉइस्चर था, वो मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, उसकी वजह से जो आपने सेकंड आपकी दूसरी जो क्रॉप लगाई है वो क्या करने लग जाएगी, अच्छे से जर्मिनेट करने लग जाएगी, तो आपकी पानी की बचत हो जाएगी। उसके बाद में वो इजीली सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि उसको जिस हिसाब का एनवायरनमेंट चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये क्रॉप आलू उगने लगेंगे तो उस टाइम आपके क्या होगी, मेज की हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, और मेज की आप हार्वेस्टिंग कर लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं वो आपकी क्या कहलाती है, रिले क्रॉपिंग कहलाती है। इसकी थ्योरी हम थोड़े आगे पढ़ते हैं, पहले थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद में हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे। वो आपका अगला पॉइंट आता है मेरे भाई, यहां तक समझ में आया ना बात? अरे भाई यहां तक समझे ना चीज, मैं क्या बताना चाहता हूं, यहां तक समझ गए ना? हाँ, नॉन ओवरलैपिंग, गुड। यहां तक चीज समझ में आ गई ना? अरे बोलो भाई, यस यस, हाँ ठीक है, बोलो, ठीक है, गुड गुड। चलो आगे चलते हैं। चंदन समझ रहा है ना? चंदन का समझ में, सानवी, बाकी कविंदर, सानवी, ये तो ठीक है, समझ जाते हैं। युग भाई तू भी नया ही दिख रहा है मेरे को, ज्योति, ठीक है, जो भी लड़के जुड़े, मंदीशा वगैरह, गुड। हाँ तो समझो, चीजों को समझ नहीं आया तो पूछो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये हो गया आपका रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग समझ में आ गया। रिले क्रॉपिंग के बाद में हम एक पढ़ते हैं, मल्टी क्रॉपिंग का ही पार्ट है, सी नंबर पे, मिक्स क्रॉपिंग। क्या पढ़ते हैं? मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब समझना मेरे भाई, मिक्स क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, एक मेरे पास में खेत है, और इस खेत के अंदर मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास में ग्रीन ग्राम है, ग्रीन ग्राम, और ये मेरे पास में ब्लैक ग्राम है, ठीक है, कुछ भी है, या फिर मेरे पास में ये आपका सीसेम है, सीसेमम इंडिकम, ठीक है, तिल बोलते हो जिसको आप, ठीक है, ग्रीन ग्राम और तिल मिला लिया, या फिर हम मैंने इसमें क्या कर दिया, मोठविल ले लिया, ठीक है, मोठविल ले लिया, कोई भी मैंने 2-3 क्रॉप को सीधे बीजों को क्या किया, रैंडमली मिला दिया, मिक्स कर दिया, और उसके बाद में मैंने ब्रॉडकास्टिंग किया खेत के अंदर, ठीक है। तो वो क्या होता है, मिक्स क्रॉपिंग होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज याद रखना, मिक्स क्रॉपिंग और मिक्स फार्मिंग आगे बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना, अभी याद क्या रखना है, मिक्स क्रॉपिंग।
यहां तक समझ गए। उसके बाद अगला यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो आता है इंटरक्रॉपिंग। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिक्स क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग? किसी को पता है तो बताओ, मैं अभी बताता हूं आपको। ये इंटरक्रॉपिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूं। ये जो आपका इंटरक्रॉपिंग टर्म है, टर्म कॉइन्ड बाय अय्यर, अय्यर ने ये टर्म दिया था, ठीक है, ये लिख सकते हो अय्यर, श्रेयस अय्यर वाला अय्यर नहीं, ठीक है, ये आपका टर्म है, वो इंटरक्रॉपिंग का अय्यर ने दिया था। इंटरक्रॉपिंग का मतलब समझो, ये मेरे पास में मेरा खेत है, ठीक है, इस खेत में मैं क्या करूंगा, पूरा अच्छे से मैंने खेत को टीलेज प्रैक्टिसेस करके तैयार कर दिया, ठीक है, पाटा वाटा लगा के जमीन को सपाट बना दिया। अब मेरे को क्या करना है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मस्टर्ड, और इसका जो रेशियो रहता है वो मस्टर्ड वीट लगा सकते हैं आप, कोई और क्रॉप ले सकते हैं, ठीक है, मस्टर्ड वीट लगाओ। ये मैंने वीट मस्टर्ड ये उल्टा लिख दिया, ठीक है, क्योंकि 9:1 रहता है इसका। ये मैंने क्या किया है, ये दोनों रबी की क्रॉप है, ध्यान रखना। ये मैंने यहाँ पे 9 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद में मैं एक लाइन मस्टर्ड का लगा दूंगा, एक लाइन में किसका लगा दूंगा, मस्टर्ड का लगा दूंगा। फिर मैं वापस 9 लाइनें हैं वो किसकी लगा दूंगा, वीट की लगा दूंगा। फिर मैं इसमें मस्टर्ड की लगा दूंगा, ठीक है। या फिर बहुत सारी ऐसे सोरगम मेज का भी कर सकते हो, 2:1 में होता है, ठीक है, अलग अलग क्रॉप में आप कर सकते हो। मतलब एक पूरा आपको पंक्ति के अंदर, रो के अंदर अरेंजमेंट जिसका होता है वो आपका इंटरक्रॉपिंग है। और रैंडमली आपने सीड लेके ब्रॉडकास्टिंग कर दिया है, सीडों को साथ में मिला के, ठीक है, वो आपका क्या होगा, वो आपका मिक्स क्रॉपिंग होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई थिंक ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रही होगी। हाँ, मिक्स क्रॉपिंग में with do broadcasting but intercropping used to different crop and alternative place them in row. Good good good, हाँ 9:1, बहुत बढ़िया, good good इंटर बिल्कुल बिल्कुल अनुपात रेशियो में लगाते हैं, गुड गुड, हाँ यही चीज है वो आपको समझनी है, ठीक है। यहां तक सारी चीजें समझ गए मेरे भाई। अब हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, ठीक है, ये हमारा इंटरक्रॉपिंग हो गया। अब इंटरक्रॉपिंग में भी हम अलग अलग, जो आपका पार्शियल इंटरक्रॉपिंग हो गया, ठीक है, सिनर्जेटिक इंटरक्रॉपिंग हो गया, उनको भी पढ़ेंगे। पार्शियल क्या होता है, सिनर्जेटिक क्या होता है, या फिर आपके जो आपके कंपैरिजन होता है, ठीक है, कैंपेनियन क्रॉप्स वगैरह होती है, उनको भी आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर हमारी आती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या आता है, एक आता है आपका शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये है शिफ्टिंग। इसका भी मैं अलग अलग टाइप बताऊंगा इंटरक्रॉपिंग का आगे, ठीक है, अभी थोड़ा पहले समझ लेते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं, जूम कल्टीवेशन, जूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं, ठीक है, कल्टीवेशन भी बोलते हैं, अरे क्या लिखा हूं, ठीक है। उसके बाद में इसको हम बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं, बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं। इस बात को मेरे को अच्छे से समझाना है, आप समझो। देखो ये मेरे पास में एक जंगल है, मैंने क्या किया, ये मान लो मेरे पास में मध्य प्रदेश का कोई एक डिस्ट्रिक्ट ले लिया, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे रीवा की एक जगह थी, वहां पे मैंने यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर लिया, या उड़ीसा कहीं पे भी एक जगह ले ली। यहाँ पे मेरे पास में एक फॉरेस्ट था, मैंने इस फॉरेस्ट को बर्न किया, जला दिया, और मैं यहाँ पे खेती करने लग गया, ठीक है। मेरा प्रोडक्शन कम हुआ, मैं अगले साल क्या करूंगा, ये जाके विदिशा की दूसरे जबलपुर में जाऊंगा, कहीं पे भी जाऊंगा जहां फॉरेस्ट मिला, उसकी जगह को काटा, जंगल को काट के जला दिया, और वहां पे मैंने फिर खेती करना शुरू कर दिया। डिफोरेस्टेशन का एक बहुत बड़ा रीजन भी बनता, ये आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब बदल बदल कर एक बार खेती यहाँ की, शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब समझ गए ना। यहां से ये टर्म जूम कल्टीवेशन, बर्न कल्टीवेशन दे तो कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है मेरे भाई। यहां से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जूम कल्टीवेशन आगे पढ़ाऊंगा, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो यहां तक ये सारी चीजें हैं, अब आप लोगों की क्लियर हो जानी चाहिए। फिर मैंने आपको पहले ही बताया था फार्मिंग सिस्टम, जो आपका क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में। यहां आपको थोड़ा और बता देता हूं क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में, फिर हम इन चीजों को थोड़ा समझते हैं, डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये आपका है क्रॉपिंग पैटर्न। यहां पे क्या करना है मुझे, अरेंजमेंट
of crops in a particular land, in a particular land। ठीक है, उसके बाद में ये आपका आता है क्रॉपिंग सिस्टम। इसमें क्या है समझो, यहां पे अरेंजमेंट प्लस मैनेजमेंट, ये दो चीजें याद रखो। मैनेजमेंट समझ गए, यहां अरेंजमेंट और मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें आपको पूछी जाती है। यहां तक आपको चीजें समझना, लेकिन ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एवरी क्रॉपिंग पैटर्न is a part of क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है। बट एवरी क्रॉपिंग सिस्टम just not a part of क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। ये चीजें आपको समझनी, होपफुली कि यहां से आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई कि हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे फार्मिंग सिस्टम। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? फार्मिंग सिस्टम। समझो मैंने क्या किया, बहुत बार आपको चीजें समझाई। मेरे पास में खेत है, मैंने क्रॉप्स के साथ में क्या किया है, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री कर लिया, उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, एक्वा कल्चर करूंगा। एक्वा कल्चर कर लिया, उसके साथ साथ मैं दूसरी चीज और क्या करूंगा, मैंने यहां पे क्या कर लिया है, डक, ठीक है, उसका भी कर लिया। अलग अलग चीजें मैं साथ साथ में लेता जाऊंगा। या फिर मैंने क्या किया, पोल्ट्री फार्मिंग प्लस डेयरी फार्मिंग कर लूंगा, ठीक है, डेयरी फार्मिंग कर लिया। या फिर मैं क्या कर लूंगा, क्रॉप्स के साथ में क्या कर लूंगा, बकरी पालन कर लूंगा। GOAT गॉट इन बकरी, एक मिनट, ठीक है, ये बकरी पालन कर लिया। ये क्या है, फार्मिंग सिस्टम। मतलब आप क्रॉप्स भी लगा रहे हैं और भी चीजों का मैनेजमेंट एक साथ में कर रहे हैं। ये चीजें आप लोगों को समझनी है, ठीक है। ये फार्मिंग सिस्टम में कह सकते हैं, या फिर इसका एक इजी सी डेफिनेशन है, कह सकते हो आप, इंटीग्रल एक्टिविटीज ऑफ एग्रीकल्चर कंपोनेंट्स, ठीक है। या फिर कह सकते हैं ए कॉम्बिनेशन या फिर इंटीग्रल कॉम्बिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। अलग अलग जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, अलग अलग जो एंटरप्रेन्योर है उनका ग्रुप, ठीक है, उनसे आपको क्या होगा, बेनिफिट्स। मतलब चीजों को आप कैसे उगा के ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। आप क्रॉप लगाओगे, मैंने आपको एलएस मॉडल में बहुत अच्छे से समझाया, आप इस चीज को समझ गए, ठीक है। ये फार्मिंग सिस्टम है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट या फिर नेचर को बिना डिस्टर्ब किए हुए हमारे पास में जितने रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर रह के हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं, और कह सकते हैं ना एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मतलब बोल सकते हो, बट यही है कि विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इन नेचर, ठीक है, आप कैसे प्रोडक्शन ले सकते हैं। ये आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर,
ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में अब हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ना है, क्या चीजें होती है, होपफुली कि इसमें जो चीजें मैंने बताई है आपको समझ में आई है। तो अब हम चलते हैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे। अभी तक इसको किसी को कुछ भी पूछना है तो फटाफट पूछो, अब हम चलते हैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट में, ठीक है, ताकि थ्योरी पढ़ के भी हम सारी चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? यहां तक सारी चीजें क्लियर है? ऑल क्लियर, ओके। नाउ अब हम इनकी पूरी थ्योरी पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और आपको कुछ भी समझ में ना आए तो बच्चे पूछ लेना। क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉप क्या है? क्रॉप इज ए ग्रुप ऑफ प्लांट कल्टिवेटेड बाय ए फार्मर फॉर द इकोनॉमिक पर्पस, ऑल्सो नोन एज क्रॉप, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताना छोड़ दिया, अब यहां समझो। एक आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल ईयर और एक आपने पढ़ा होगा एग्रीकल्चरल ईयर। ये दो चीजें आपको मैं बताता हूं। आपका जो फाइनेंशियल, जिसको हिंदी में बोलते हो वित्तीय वर्ष, ये आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। यानी कि 1 अप्रैल से आपका स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या होता है? एंड होता है। ये ड्यूरेशन है जो आपके 12 मंथ का है। 12 मंथ का, 1 साल का जो आपका पूरा हिसाब किताब है वित्तीय वर्ष का, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। आपने देखा होगा कभी कभार बैंक में भी ये चीज सुनी होगी कि फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ है, मार्च फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ होता है। आई बात समझ में? और 1 अप्रैल से नई साल स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम बहुत सारी बैंक में प्रॉब्लम भी फेस करते हो, ये चीजें पता होगी आपको। और सबसे ज्यादा अगर फाइनेंशियल वे में देखें कौन सा मंथ ज्यादा डिस्टर्ब करता है तो वो आपका मार्च है। आई बात समझ में? उसके बाद एग्रीकल्चर का जो ईयर है 1 जुलाई से स्टार्ट होता है हमारा खरीफ क्रॉप, और वहीं से हम क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर ईयर की शुरुआत करते हैं, या फिर वहीं से हम एग्रीकल्चर ईयर को स्टार्ट करते हैं। 1 जुलाई से लगाकर आपके 30 जून के बीच का जो ड्यूरेशन है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, खरीफ की फसलें लगाते हैं, उसके बाद हम रबी लगाते हैं, फिर हमारे पास में टाइम रहा तो हम जायद लगाते हैं, ठीक है। ये आपके ईयर का हिसाब है। ये क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। एग्रीकल्चर ईयर है वो कब स्टार्ट होता है, एंड कब होता है, ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ये चीजें आपको समझ लेनी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मोनोक्रॉपिंग। अभी हमने पढ़ा मोनोक्रॉपिंग, पढ़ा मल्टी क्रॉपिंग पढ़ा, ठीक है, उसमें अलग अलग पार्ट हमने पढ़े। तो मोनोक्रॉपिंग क्या है? ओनली वन क्रॉप इन ए वन एग्रीकल्चर ईयर, या फिर वन सीजन, ठीक है। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप। मोनोकल्चर क्या है? एक संस्कृति, मोनोकल्चर हिंदी मतलब टर्म देखे तो इसका, ठीक है, लेकिन इसका मतलब है कि आप एक खेत में हर एक फसल को उगाते हैं पर्टिकुलर एक साल में, एक सीजन में, ठीक है, वो है। और सोले प्लांटिंग या फिर सोले क्रॉपिंग कह सकते हैं, ठीक है, या फिर आप सोले क्रॉप कह सकते हैं। सोले प्लांटिंग का मतलब या प्योर प्लांटिंग का मतलब होता है आप प्योर वैरायटी, ये सिंगल क्रॉप इन ए फील्ड, ठीक है, ग्रोविंग ऑफ ए प्योर वैरायटी ऑफ ए सिंगल क्रॉप इन ए फील्ड, ठीक है। ये चीज आपको मैंने बताया था। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं कोई भी एक वैरायटी ले लो, ठीक है, आपको पूसा फाल्गुनी वैरायटी ले लो कॉफी की, उससे भी पता चल जाएगा कि एक आपको वैरायटी लेके एक खेत के अंदर उगाना है, ठीक है। ये आपका सोलर प्लांटिंग हो गया। ये बहुत टर्म आगे आएगा तो याद रख लेना सोलर प्लांटिंग क्या होता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं सॉलिड प्लांटिंग, सॉलिड क्रॉप, ठीक है। चलो उसके बाद ज्योमेट्री में मैंने आपको समझाया था, ये आपका प्लांट ज्योमेट्री, जिसका आप शेप ऑफ प्लांटिंग, यानी कि आपके जो प्लांट का शेप है, यहाँ पे जो आपका प्लांट है ऐसे लगा हुआ है, या फिर प्लांट का आपका जो शेप है वो कैसे बन रहा है, आपको उसको थोड़ा आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद में जो आपके क्रॉप ज्योमेट्री है वो अलग अलग, ठीक है, अलग अलग आप लोगों को देखना है। वो मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था कौन कौन से मेथड से आप लेते हैं। ट्रायंगल हो गया, ठीक है, पेंटागोनल हो गया, या फिर आप हेक्सागोनल मेथड्स ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें 15% प्लांट है वो एक्स्ट्रा लगते हैं अदर मेथड से। ये सारी चीजें वो हॉर्टिकल्चर में आपको पढ़ाया होगा मैडम ने साइड, ठीक है। तो यहाँ से सारी चीजें आपको समझना है। फिर हम बात करते हैं मल्टी क्रॉपिंग। हमने अभी जाना था मल्टी क्रॉपिंग होता क्या है।
एक से ज्यादा क्रॉप एक ही फील्ड के अंदर, जैसे हमने पढ़ा है मिक्स क्रॉपिंग के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, हमने रिले क्रॉपिंग के बारे में पढ़ा होगा, सीक्वेंस क्रॉपिंग के बारे में पढ़ा होगा, एक क्रम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ मल्टी क्रॉपिंग में सीक्वेंस क्रॉपिंग या नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग के बारे में, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप वन आफ्टर अनदर on the same field is a defined sequence to maintain soil fertility। जैसे कि मेरी बात को समझना, मैंने आपको बताया था लेग्यूम क्रॉप नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। हमने सबसे पहले राइस लगा दिया, आपको पता है कौन सी फैमिली, ग्रेमिनी या फिर पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ट्राई क्या करना कि आपने जिस फैमिली का प्लांट लगाया है उस फैमिली का वापस प्लांट आगे अगले साल में नहीं लगाना है, यानी कि आपको अपना फैमिली चेंज कर देना। लाइक आपने यहाँ पे ग्रेमिनी लगाया, आप यहाँ पे लेग्यूम लगा दो। क्या लगा दो? लेग्यूम। लेग्यूम में आपने क्या कर दिया? चना लगा दिया, साइसर हेरिटेनम लगा दिया, क्योंकि ये क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, तो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। आपने यहाँ पे एक लेग्यूम क्रॉप लगाया, अब लेग्यूम क्रॉप लगाया तो आपको लेग्यूम तो अपने आप नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी, लेकिन इसका जो अगली क्रॉप होगी, क्योंकि इसके जड़ों के अंदर जो राइजोबियम पाया जाता है ना, उनकी वजह से ये राइजोबैक्टीरिया, जिनकी वजह से ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट के द्वारा, तो उनमें आपको बहुत कम नाइट्रोजन की जरूरत होती है, ना के बराबर नाइट्रोजन देना होता है, ठीक है। फिर आप अगली क्रॉप लगाओगे जब अगले सीजन में, ठीक है, तो वहां पे क्या करोगे आप? इसके अंदर ये दूसरी कोई क्रॉप लगा दो, नॉन लेग्यूम क्रॉप लगा दो, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि लेग्यूम लगाया अगली बार फिर लेग्यूम लगा दिया, कि यहाँ चना लगा हुआ फिर वापस ग्रीन ड्राम लगा दिया, तो ऐसा नहीं करना है। इसी चीज को आपको यहाँ पे समझना है। आई बात समझ में? फिर मैं बात कर लेता हूँ, हाँ, राइस व्हीट, उसके बाद में आपने मूंग लगा दिया, एक साल का जो आपका ड्यूरेशन है वो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपने पढ़ा होगा रेटोनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना। रेटोनिंग बेसिकली जो ड्राईलैंड एरिया होता है उसमें थोड़ी ज्यादा की जाती है, क्योंकि मैंने वही चीज बताई थी मॉइस्चर को लेके, ठीक है। इसमें थोड़ी सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होती है। होता क्या है, मेरे पास में मान लो ये सोरगम का खेत है, सोरगम का खेत है, या फिर पर्ल मिलेट हो गया। किस किस का करते हैं पहले बता देता हूँ। रेटोनिंग पर्ल मिलेट का हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना, जो रेटोनिंग करते हैं वो करते हैं आपका शुगर कैन का, सेकेरम ओपिसिनेरम, ठीक है। ये इसका बॉटनिकल नेम है, क्योंकि हाईएस्ट कल्टीवेशन वैसे तो बारबेरी है, साइनेंसिस है, अलग अलग स्पेसीज है जो आप आगे सेकंड ईयर के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। सोरगम, सोरगम बाइकलर, ठीक है, और फेनिसिटम ग्लूकम पर्ल मिलेट। अब ये क्या करते हैं ना, इनका जो आपका स्टेम होता है, स्टब्स, ठीक है, यहाँ पे जमीन से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई से इसको काट दिया जाता है। जैसे मान लो जमीन से नहीं काटा जाएगा, ऐसा नहीं 2-3 सेंटीमीटर से काट दिया तो हम वापस रेटूनिंग कर लेंगे। रेटूनिंग का मतलब होता है कि जो आपने पहले प्लांट लगाए थे उसी, मतलब जैसे मान लो ये मेरे खेत के अंदर सोरगम लगाया हुआ था, मैंने 15 सेंटीमीटर ऊपर से काटा और मैंने उसमें थोड़ा नाइट्रोजन डाल के वापस उसको पानी पिलाया, और उसके अंदर ही क्या करने लग गया, आपकी फूटने लग गया और वापस नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है, स्प्राउटिंग होने लग गया और नया प्लांट डेवलप्ड हो गया। वैसे ही ध्यान रखना कि जैसे भाई अगर हम 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर से काट देंगे तो उसमें स्प्राउटिंग की कैपेसिटी नहीं रहती है, तो बेसिकली हमें 15 सेंटीमीटर की जो हाइट है वो छोड़ देनी चाहिए जब पहली क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं। और उसमें क्या करते हैं बाद में हमें जरूरी नहीं, क्योंकि ये क्यों करते हैं, तो उसमें आपके टिलेज का जो प्रैक्टिसेस करते हो खर्चा लगता है वो बच जाएगा, ठीक है, और जो आपका टाइम खराब होता है वो बच जाएगा, लेबर जो आपकी लगती है सीड सोविंग वगैरह में, सीड का जो पैसा है वो भी बच जाएगा। बट एक यहाँ का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि अगर आप ज्यादातर इस लंबे टाइम तक करते जाओगे तो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। और ऑलरेडी आपको पता होगा सोरगम जैसी क्रॉप के अंदर तो ऑलरेडी उसके अंदर टॉक्सिसिटी पाई जाती है, ठीक है। तो इनके टॉक्सिसिटी जैसे सनफ्लावर हो गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सनफ्लावर और सोरगम ये दो ऐसी क्रॉप है जिसके फील्ड के अंदर भी टॉक्सिसिटी है रहती है आफ्टर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की ओर, वो आपका आता है रिले क्रॉपिंग, जो अभी मैंने आपको बताया था ओवरलैपिंग, यानी कि जैसे हम रील स्क्रॉल करते हैं उससे मतलब हार्वेस्टिंग से 10 से 15 दिन या फिर जब आपकी पहली क्रॉप की अराउंड आपकी 80 to 90% उसकी हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी आ जाती है, उस टाइम हम क्या करते हैं दूसरी क्रॉप लगा लेते हैं। और जैसे ही दूसरी क्रॉप का आपका जो स्प्राउटिंग होने लगता है या फिर उसका जर्मिनेशन होने लगता है, उस टाइम हम जो मेजर क्रॉप होती है उनको क्या करते हैं हार्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें जो मॉइस्चर होता है उसी
से हमारी जो क्रॉप होती है वो अडेप्ट कर सकती है। इस चीज को हम समझना है। सोविंग ऑफ द सेकंड क्रॉप बिफोर हार्वेस्टिंग द फर्स्ट क्रॉप व्हेन द फर्स्ट क्रॉप रिचेस, या फिर आपका जो होता है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है, ठीक है, उसके बाद में, ठीक है। उसके बाद में जैसे इसको क्या बोलते हैं, पंजाब और बिहार के अंदर पेरा बोलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर इसको उटेरा बोलते हैं। ये चीजें ध्यान रखना, पेरा और उटेरा है वो आपकी रिले क्रॉपिंग से रिलेटेड टर्म है, ठीक है। आपने रेटूनिंग और रिले क्रॉपिंग में कंफ्यूजन नहीं रखना है। रिले क्रॉपिंग क्या होती है, रेटूनिंग क्या होती है, ये भी चीजें पढ़ लेना, ठीक है। रेटूनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे तो वो भी लिख देना, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आपको मैंने बताया, वो भी आप लिख सकते हैं। आई बात समझ में। फिर ये जो आपका रिले क्रॉपिंग करते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ जो आपके रेजिडुअल मॉइस्चर होता है उनका यूटिलाइजेशन करना। जैसे ये आपका एक मतलब साइंटिस्ट थे डॉक्टर शेर सिंह मेटिस, उन्होंने क्या किया था, मेज, सबसे पहले आपके पास मेज थे और मेज के खेत में क्या लगा दिया, पोटैटो, जो मैंने आपको समझाया था। उसके बाद में पोटैटो के खेत में क्या कर दिया, वीट लगा दिया, पोटैटो को निकाल दिया, और फिर आपने वीट के खेत में मूंग छिड़क दिया और वीट को हार्वेस्ट कर लिया, और मूंग जैसे ही उगने लगेंगे तो आपका वो बात हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने एक प्रैक्टिस सबसे पहले की थी, और उन्हीं के बाद में ये चीजें बार 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 फॉलो होती आ रही है, ठीक है। आई थिंक ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है मिक्स क्रॉपिंग। ये मैंने आपको इंटरक्रॉपिंग तो बता दिया कि टर्म है वो अय्यर ने दिया है, लेकिन जो मिक्स क्रॉपिंग टर्म है वो लाफ्लिट्ज साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था 1928 के अंदर। किसने दिया था, लाफ्लिट्ज ने, ठीक है। तो मिक्स क्रॉपिंग टर्म किसने दिया था, लाफ्लिट्ज ने, ठीक है। डेफिनेशन देखो क्या है, ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप, जो आपका क्या है, सेमी होता है, मतलब एक अनुपात के बिना, कोई इसका अनुपात नहीं होता है। रैंडमली आपने खेत के अंदर छिड़क दिया सेमलेंट विदाउट एनी डिग्नाइट रो, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ और रेशियो, इसका कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक रेशियो में लेना है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट करना, ये इसमें नहीं होता है। लेकिन मिक्स क्रॉपिंग में आपको एक रेशियो का अरेंजमेंट है वो करना होगा, इसमें मेजर जो डिफरेंस है वही होता है, ठीक है। अब इसका मेन पर्पज क्या होता है, वो होता है सब्सटेंस, मतलब आपकी एक क्रॉप खराब हो गई तो दूसरी क्रॉप आपको प्रोडक्शन दे देगी। आई बात समझ में। या फिर मान लो आपने सीसम और ग्रीन ग्राम लगाया, सीसम क्या है, नॉन लेग्यूम क्रॉप है, ठीक है, पेडलियस फैमिली आपने पढ़ी होगी। उसके बाद में आपको ग्रीन ग्राम, ठीक है, विग्ना रेडिएटा, जो आपका लेग्यूमिनेसी फैमिली से है, तो साथ साथ में क्या करेगा, जो आपका तिल है, ठीक है, सिसेमम इंडिकम, उसको क्या करेगा, नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा देगा, और साथ साथ में दोनों क्रॉप है वो सर्वाइव अच्छे से कर पाएगी। ये चीजें आप लोगों को इसमें समझनी है। आई बात समझ में। फिर हम बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग। टर्म याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएगा कोई नहीं, बता रहा हूं, अय्यर ने दिया था, ठीक है। ये चलो, यहां तक सब चीजें क्लियर है। कोई चीज कुछ पूछना है, 1 जून टू 31 में होना चाहिए ना एग्रीकल्चर ईयर, BHU में बताया था ऐसा। नहीं नहीं, ऐसा कहां पढ़ा आपने, हाँ भाई, ऐसा पढ़ा है, तो ऑफिशियली टाइम है यही है इसका, ठीक है। ध्यान रखना, देख लेना एक बार, बाकी होता यही है, ठीक है सानवी, कोई बात नहीं। मैंने जो बुक का सोर्सेज यूज किया है उसके अंदर यही लिखा था, ठीक है, ओके डन। चलें आगे। चलो एग्जाम्पल, वही रेशियो हम बता रहे थे वीट और मस्टर्ड का अनुपात, ठीक है, 9:1। 9 में आपका क्या लगा दिया, वीट लगा दिया, और 1 के अंदर आपका क्या लगा दिया, मस्टर्ड लगा दिया, समझ गए। उसके बाद में सुगर कैन पोटैटो लगा दिया, सोयाबीन वीट लगा दिया, ठीक है। अब मेरी बात समझना, यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 100% आपकी जो प्लांट की पॉपुलेशन होती है वो आपकी मैन क्रॉप है, मैन क्रॉप है, और अगर 100 से कम हुई वो आपकी क्या है, इंटर क्रॉप है, इंटर क्रॉप है, ठीक है। माइनर क्रॉप मत बोलना, इंटर क्रॉप, क्योंकि आप इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं। आई बात समझ में। चलो ये दो आपको समझना, इंटर क्रॉपिंग के कॉन्सेप्ट्स यही लगते हैं यहाँ पे, ठीक है। टाइप ऑफ इंटर क्रॉपिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पैरेलल इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, समान जो आपके समानांतर अंतर फसल प्रणाली, ठीक है। ग्रोइंग ऑफ क्रॉप हैविंग डिफरेंट ग्रोथ हैबिट लाइक मेज, मूंग,
ठीक है, अब इसका समझना, पैरेलल का मतलब क्या होता है, आपने क्या किया, मेज लिया, ठीक है, उसके साथ में आपने मूंग लिया, क्या लिया, मूंग लिया। अब इसका क्या है, आपका एक तो डीप रूटेड है मेज और आपका सेलो रूटेड, ठीक है, एक आपका सेलो रूटेड है और एक मतलब जड़ है वो गहरी है, और मेज का आपको पता है सेलो मतलब ऊपर ऊपर की इतनी ज्यादा जड़ें हैं वो गहरी नहीं होती है, लेकिन मूंग की आपने देखी होगी काफी जड़ें गहरी भी मिलती है, ठीक है। ये चीजें आपको सेलो रूटेड क्रॉप्स के बारे में याद होना चाहिए, क्योंकि और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पीक ग्रोवर, यानी कि आपका जो 35 डे आफ्टर सोविंग है वो पीक ग्रोथ, मतलब 50 दिन होने के बाद में एक पीक टाइम आएगा मेज का, जहां पे बढ़ावा है वो स्पीड से लेगा। उसके बाद में जो आपके 35 डे आफ्टर सोविंग है वो आपका किसका है, ग्रीन ग्राम का है, किसका है, ग्रीन ग्राम का है। ये चीज समझना कि 35 दिन के बाद में ग्रीन ग्राम है उसका क्या आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जो बहुत स्पीड से बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि आपकी जो पैरेलल इंटरक्रॉपिंग होती है वो कैसे करना है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी सिनर्जेटिक इंटरक्रॉपिंग या फिर सहायक अंतर फसल आप जिसको बोलते हैं। यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप टुगेदर इज हायर देन देयर शोले क्रॉप। ये चीज समझो, सोले क्रॉप अभी मैंने बताया था क्या होता है, जिसकी वैरायटी लगाते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही आपने ओरिजिनल वैरायटी लगाई और दूसरा ऐसा कोई साथ में क्रॉप ले लिया, तो यील्ड उसकी ज्यादा होगी जो आपने सोले क्रॉप लगाई है। आई बात समझ में। उसके बाद में हम पढ़ते हैं एडिटिव सीरीज, ठीक है। उसके बाद में आपका कैंपेनियन इंटरक्रॉपिंग होता है। एडिटिव सीरीज में मतलब क्या होता है, क्रॉप ज्योमेट्री आपकी इसमें अफेक्टेड होती है, ठीक है। ये इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता है, लेकिन इसकी क्रॉप ज्योमेट्री है एडिटिव सीरीज के अंदर इफेक्ट होती है, क्योंकि यहां जरूरी नहीं है कौन से रो अरेंजमेंट में कौन सी क्रॉप लगती है, किस रो और प्लांट के बीच में कितना डिस्टेंस रहता है, ये यहाँ पे कोई श्योर नहीं होता है। उसके बाद में कैंपेनियन इंटरक्रॉपिंग का मतलब है कि आपका जो सहचर अंतर फसल प्रणाली होती है, यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप इक्वल टू देयर इंडिविजुअल यील्ड, ठीक है। जैसे मान लो आपका ए प्लस बी, ए कोई क्रॉप है, उसके बाद में ए एंड बी, ए एंड बी, यहां कोई एक क्रॉप थी, जैसे मान लो ये आपका मूंग था, क्या था, मूंग था, और बी में क्या है, मेज है, क्या है, मेज है, ठीक है। यहां पे इनको दोनों को क्या किया है, प्लस, दोनों को साथ में जोड़ के लगाया है, और एक दोनों को साथ में मिला के लगा दिया है, ठीक है। दूसरा आपका आता है मल्टी स्टोराइड या फिर मल्टी टीयर क्रॉपिंग आप बोलते हैं, बहुस्तरीय फसलें, जिसमें क्या होता है डिफरेंट हाइट की जो क्रॉप होती है, मतलब एक तो बहुत ही ऊपर तक क्रॉप जा रही है, एक छोटी रह रही है, जैसे आपने देखा होगा केरला साइड में, ठीक है, जहां पे आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स होती है, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, बहुस्तरीय फसलें, जैसे मान लो उन्होंने कोकोनट लगाया, उसके साथ ब्लैक पेपर लगा दिया, पाइनएप्पल के साथ में जिंजर लगा लिया, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसे लंबे प्लांट्स हैं उनके बीच बीच में आपने कोई और लगा लिया, फॉरेस्ट प्लांट आपने लगा रखे हैं उसके बीच में आपने क्रॉपिंग कर ली। आई बात समझ में। तो ये आपका मल्टी स्टोरेड हो गया। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका, वो आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लैंड रोटेशन, जिसको आप स्थानांतरण कृषि या फिर भूमि परिक्रमण बोल सकते हैं। सीधी बात क्या है, स्लेश या बर्न, यानी मैंने आपको ये बताया नहीं था पहले, स्लेश याद रखना, बर्न तो बताया था, स्लेश और बर्न मतलब क्या है, एक जंगल को काटा, जलाया, उसमें खेती की, उसके बाद में आगे गए, फिर उस एरिया को सेलेक्ट किया, उसके बाद में वहां पे क्रॉप लगाया, ठीक है, क्रॉप का हार्वेस्टिंग किया, अगले खेत में चले गए। अभी मैं प्रोसेस बताता हूं, समझो इस चीज को। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, फॉरेस्ट लैंड declared and the cultivated for a few years then the abandoned to let it regenerate, ठीक है। देखो लैंड जो आपका क्या करता है, रोटेट्स, क्रॉप फिक्स्ड, मतलब भूमि घूमती है लेकिन फसल निश्चित रहती है। कैसे, जमीन कैसे घूमती है, अरे जमीन घूमती नहीं है ऐसे चक्री की तरह नहीं, मेरी बात समझो। यहां पे आपने एक जगह थी, ठीक है, ये ए एरिया था और ये बी एरिया अलग था, यहां से आपने जंगल को काट दिया, जला दिया, काम खत्म। बी एरिया में गए, मतलब जमीन घूम गई ना, सेम जमीन तो नहीं रही है, लेकिन फसल यहाँ पे हो सकता है आपने मेज लगाया, आगे फिर जाके आपने मेज लगा दिया। तो ये चीजें हैं कि फसलें तो आपकी सेम रह सकती है, लेकिन आपकी जो क्रॉप सॉरी लैंड है वो रोटेट करती रहती है। आई बात समझ में। ऑल्सो नॉन एज, इसको स्लेश या बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, जूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो आपके साउथर्न राजस्थान होते हैं उसको वालरा कल्टीवेशन भी बोलते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलो उसके बाद में रीजन्स है इसका, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, असम, झारखंड, ठीक है, छोटा नागपुर, प्लेटू वगैरह, ये यहां से। स्टेप क्या है, सबसे पहले आपने क्या किया है, इसका स्लेश बर्न जला दिया, कल्टीवेशन किया,
उसके बाद मतलब क्या करोगे भाई, खेत को तैयार करोगे ना। ये आपके पास में एक जंगल था, सबसे पहले आपने क्या किया, ये बर्न कर दिया, जंगल को काटा, जला दिया, ठीक है। सबसे पहले ऐसे भी लिख सकते हो, सेलेक्ट दी ए पीस ऑफ लैंड, ठीक है, जिसमें आपको फार्मिंग करना है, वो लिया। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, उसका कटाई शुरू किया, बर्न करना कर दिया। थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, उस फील्ड को प्रिपेयर कर लिया कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए प्रिपेयर कर लिया। और उसके बाद में अगला जो स्टेप आता है उसमें आपने क्या कर लिया, हार्वेस्टिंग कर लिया। क्या कर लिया मेरे भाई, हार्वेस्टिंग कर लिया, ठीक है। फिर वापस दूसरे खेत में गए, वही वापस कटिंग एंड कलेक्शन द मैच्योर क्रॉप फ्रॉम द फील्ड। आई बात समझ में। उसके बाद में आता है पुनर्स्थापन अवधि। यहाँ आपका एक रिस्टोरेशन पीरियड होता है, वो कितना होता है, मतलब क्या है, एक आफ्टर कंटिन्यूअस कल्टीवेशन द लैंड इज द लेफ्ट फेलो फॉर द नेचुरल रिजेनरेशन, मतलब लगातार खेती करने के बाद में भूमि, मतलब जो आपका लैंड होता है, उनको कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि वह पुनः उपजाऊ बन जाए। और उसका ड्यूरेशन होता है 10 से 12 साल, मतलब आपने 15-20 साल तक खेती करते गए और आपने देखा पंजाब और हरियाणा के अंदर अब बहुत ज्यादा सॉइल फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज किया है। अब क्या सर जिंदगी में उन खेत के अंदर कभी क्रॉप नहीं होगा या फिर उनका प्रोडक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एक टाइम आएगा, जैसे भाई 10-12 साल 15 साल तक ये जमीन को खाली छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं उगाएंगे, ठीक है, तो धीरे जाके इनकी सॉइल फर्टिलिटी आती जाएगी, और या फिर ये कोई नेचुरल प्रैक्टिसेस वगैरह करेंगे खेत के अंदर, तो जाके उस जमीन के अंदर थोड़ी जान आएगी और वहां पे थोड़ा प्रोडक्शन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। धीरे आपका इंप्रूवमेंट है वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं क्रॉप रोटेशन के बारे में। क्रॉप रोटेशन फसल चक्र, सीधी बात है, फसलों को हेर फेर कर बोना, मतलब सोविंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन ए डिफाइंड सीक्वेंस ऑन दी सेम पीसेस ऑफ लैंड ओवर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित क्रम और समय पर एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसलों की बुआई करते हैं। लैंड फिक्स्ड होती है, क्रॉप को आपको रोटेट करना होता है। ये आपका अपोजिट है किसका, जूम कल्टीवेशन का, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। ये कि इसका पूरा अपोजिट है। कैसे, यहां पे आपका क्रॉप को रोटेट करना है, लैंड आपकी फिक्स होगी। यही चीज आपको समझना है, जो आपका मैंने अभी आपको बताया था शिफ्टिंग कल्टीवेशन का इसका पूरा क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है, उल्टा प्रोसेस है, समझो, ठीक है। 2021-22 राइस व्हीट मूंग, 2022-23 में क्या किया, सोयाबीन मेज ब्लेग्राम, मतलब फसलों को हेर फेर कर आप बो रहे हो। ये चीजें ध्यान रखना। मेन ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद में अगला आता है आपका, वो आता है क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि फसल का पैटर्न और फसल क्रम कैसा होना चाहिए। द ईयरली सीक्वेंस एंड द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप एडेप्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन ए पर्टिकुलर रीजन। आई बात समझ में। उसके बाद में किसी क्षेत्र के अधिकांश किसानों के द्वारा अपनाई गई फसलों की वार्षिक अनुक्रम और जो आपकी स्थानिक व्यवस्था होती है उनको कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में राइस हो गया, व्हीट हो गया, मूंग हो गया, ठीक है। ये जो आपका इंडो गैंगेटिक प्लांट्स होता है बेसिकली उसके अंदर फॉलो किया जाता है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एफिशिएंट यूज ऑफ लैंड, टाइम एंड रिसोर्सेज, मतलब क्या है, भूमि, समय और संसाधनों का हाईएस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं। फिर आता है आपका क्रॉपिंग सिस्टम, जो अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि क्रॉपिंग सिस्टम में होता क्या है। एक इसके अंदर पार्ट आता है, वो आता है क्रॉपिंग, ये कंफ्यूज मत होना रे मेरे भाई, क्रॉपिंग पैटर्न, लाला कंफ्यूज नहीं होना यहाँ, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न और एक है आपका क्रॉपिंग सिस्टम, डिफरेंस भी पूछा जाता है, याद रख लेना, ठीक है। 5-7 लाइनें लिखने के लाइक दिमाग में कंटेंट तैयार कर लेना। क्रॉपिंग पैटर्न यूज ऑन ए फार्म अलोंग विथ प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। इट इंक्लूड क्रॉपिंग पैटर्न्स, रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, ठीक है। गोल क्या है, डिटरमाइन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फार्म, ठीक है। उसके बाद में आता है फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम है सस्टेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एंटरप्राइजेस अवेलेबल ऑन ए फार्म टू इंक्रीज जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, मतलब आपको जो लाभ मिल रहा है, या फिर कह सकते हैं इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स जो भी आपके होते हैं उनका एक ग्रुप कह सकते हैं, या फिर मतलब एंटरप्रेन्योर का ग्रुप नहीं कह सकते, आप इसको बोल सकते हैं वेरियस टाइप के एंटरप्रेन्योर, ठीक है, जो क्या करते हैं,
एक साथ में बहुत सारे रिसोर्सेस को फॉलो करते हैं और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो कैसे गेन करते हैं, वो मेन उनका एम है, फोकस्ड है, वो उसी चीज पे रहता है। आई बात समझ में? उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आगे एंटरप्राइज क्या होता है, इसके बारे में हम एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इसमें, और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं डिफरेंट टाइप के एंटरप्राइजेस की, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, और आगे मैं इनको पूरा डिटेल में भी पढ़ाऊंगा आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, ए यूनिट ऑफ फर्म विच जनरेट्स इनकम, मतलब एक ऐसी इकाई जो आय को उत्पन्न करती है। एग्जाम्पल में क्रॉप है, डेयरी है, पोल्ट्री है और फिशरीज है। आई बात समझ में? मिक्स फार्मिंग में क्या होता है? Definition: combination of crop production with one or more enterprise like livestock, poultry, fisheries, maintain ecological balance। ये आपका क्या है? मिक्स फार्मिंग है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है कि भाई एक मिक्स फार्मिंग और एक मिक्स क्रॉपिंग। क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन मिक्स फार्मिंग एंड मिक्स क्रॉपिंग। समझ गए ना? कोई बताएगा क्या मतलब होता है, इसका क्या सेंस होता है? कोई बताएगा? अगर जिन क्रॉप्स की हाइट ज़्यादा होती है स्टोरेज क्रॉपिंग में, उसकी कैनोपी ज़्यादा हो, तो सोर्स प्लांट का तो सनलाइट नहीं मिलेगी ना इंटरक्रॉपिंग। बिल्कुल, देखो मेरी बात को समझो। एक्चुअली में होता क्या है ना, जो आपका क्रॉप होता है, ठीक है, उनको एक जो बहुत हाइट हाइट वाले प्लांट होते हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस रहता है। ठीक है, डिस्टेंस रहता है, और वो प्लांट लगाते हैं, जैसे डे न्यूट्रल प्लांट लगा दिया आपने जिसको सनलाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे प्लांट लगा दी। तो वो सारी चीजें सोच समझ के अपने को लगानी होती है। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, जिसको मतलब कम लाइट की जरूरत होती है। बेसिकली लाइट होती है क्योंकि आपको पता है कभी छाया इधर जाएगी कभी उधर जाएगी, तो छाया मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन एज कंपेयर टू अदर क्रॉप उतना नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो हमारी खाली लैंड होगी उसका हम यूटिलाइजेशन है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और उनका हाइट थोड़ा ज्यादा बढ़ने लग जाता है, तो ज्यादा नॉर्मली जो ग्राउंड लेवल होता है उसके ऊपर आपके सनलाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस चीज का भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। आई बात समझ में? चलो हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलो डन, चले आगे। ओके ओके ओके, ऑल राइट सर, गुड। चंदन भाई चलें आगे। ठीक है, हम पढ़ रहे थे, हाँ, मिक्स फार्मिंग और मिक्स क्रॉपिंग में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि मिक्स फार्मिंग के अंदर हम क्रॉप्स मतलब डिफरेंट टाइप के एंटरप्राइजेस होते हैं, लाइक लाइव स्टॉक हो गया, पोल्ट्री हो गया, फिश हो गया, ये साथ में मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस है उनको मेंटेन करने के लिए एक साथ में सारी चीजें करते हैं। ठीक है, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिले, रिस्क है हमारी वो बहुत कम रहे। ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग का मतलब होता है एक से ज्यादा क्रॉप है वो हम एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे लगा सकते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, सब्सटेंस एंड इकोलॉजिकल जो आपका स्टेबिलिटी होता है उनको थोड़ा बढ़ाता है। मेन ऑब्जेक्टिव आपका यही होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। उसके बाद में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आईएफएस मॉडल के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बेसिकली होता है क्या, एक चीज समझाता हूं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, जो आपका क्या है, आईएफएस, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, ठीक है, वो कहाँ पे है? वो आपका 1989 में मोदीपुरम, मेरठ, ठीक है, मोदीपुरम मेरठ के अंदर बना है। ये देखो, system where different enterprises are the interlinked and the interdependent by products of one enterprise act input for another। Example crop, cattle, fish, biogas, वर्मी कंपोस्ट, जो मैंने एएलएस मॉडल में समझाया था। आईएफएसआर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च कहाँ पे है? मोदीपुरम मेरठ, उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी है आपका उसके पास में। ठीक है, अब देखो ये आपका इंस्टीट्यूट है, देख लेना, इसको क्या बोलते हैं? IIFSR। क्या बोलते हैं? आई, ये मत बोलना इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम,
IIFSR इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का है, ठीक है। फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च कहाँ पे है आपका? मोदीपुरम में, मोदीपुरम में हेडक्वार्टर इसका मोदीपुरम में है, ठीक है। मेरठ के अंदर कब बना था? 1989 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ओके, गोल क्या था? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड हायर जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी होता है। ओके, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म आता है जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, एक कह सकते हैं इंडिजीनियस टर्म है, ठीक है। इज ए इंडिजीनियस टर्म, ठीक है। बेसिकली ये आपका नागालैंड से स्टार्ट हुआ था। कहां हुआ था? नागालैंड। नागालैंड में एक फार्मिंग टाइप कह सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है? स्लोप होता है ना, जो स्लोप फार्मिंग का जो स्लोप होता है वो 100% रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 100% इसका स्लोप होता है। 100% स्लोप का मतलब नहीं समझे सर, समझो। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया जाता है? फॉरेस्ट प्लांट लगा दिए। उसके बाद में ये आपने पानी लगाया, जहाँ एक्वाकल्चर वगैरह कर लिया, उसके बाद में आपने ये पशु वगैरह पालना शुरू कर दिया। तो ऐसे एक नीचे 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 करके एक स्लोप के अंदर सारी चीजें आप करते हो, ये जैसे आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। अब समझो, ओरिजिन हुआ था जो आपका फेक डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में, वहां से इसका ओरिजिन हुआ था। जेबू का मतलब होता है पॉन्डिंग ऑफ वाटर, जल एकत्रित करना। मतलब क्या है? आपका एक पॉन्ड है, ठीक है, इसके अंदर मछली पालन कर लोगे और साइड साइड में आपका फॉरेस्ट प्लांट है वो लग जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है? फॉरेस्ट, और ये आपका पॉन्ड है, पॉन्ड्स, ठीक है। इसमें क्या करना? पाउडर वाला नहीं, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं आप? एक्वाकल्चर कर सकते हैं आराम से। एक्वाकल्चर याद रखना, समझना, ठीक है, क्या होता है? देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेस्ट प्लांट, क्रॉप कल्टीवेशन, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री, स्लोप 100%, स्टिफ हिल एरियाज, ठीक है। जो आपका हिल एरिया है उसको स्टिफ करने के लिए इसका 100% स्लोप रखा है, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्या है? टू यूटिलाइज हिली, जो आपके ट्रेन थ्रू जो आपके इंटीग्रेटेड अप्रोच है, जो आपका हिली एरियाज है जहां पे कोई यूज नहीं हो सकता, उनका आप कैसे यूज कर सकते हो। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, टोंगिया कल्टीवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब समझो पहले तो। ये आपका है टोंगिया, ठीक है, TOUNG, टोंग प्लस या। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हिल, और इसका मतलब होता है कल्टीवेशन। क्या होता है? कल्टीवेशन, हिल। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे क्या है? ये अपना खेत है, ठीक है, और ऐसा है ये हिली एरिया में। तो हम एक स्लोप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक स्लोप बनाएंगे, ये, ठीक है। इस एरिया में जैसे समझो, यहाँ हमने खेती कर ली, उसके बाद हम जो नीचे लगाएंगे ऐसे तैयार करके एक स्लोप में, यहाँ पे हम फसल लगा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, एक स्लोप के अंदर, हिली एरिया के अंदर जो खेती कर रहे हैं उसको पहाड़ी खेती बोल सकते हैं आप, वो आपका टोंगिया कल्टीवेशन है। शिफ्टिंग में और टोंगिया में बच्चे कंफ्यूज होने, तो यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझो। सोविंग ऑफ एरिएबल क्रॉप्स along with forest trees during the initial phase of forest plantation, ठीक है। ओरिजिन कहां हुआ था? म्यांमार, बर्मा से हुआ था, जो आपका स्टार्टेड बाय दी बांटीज 1890 के अंदर इन साउथ इंडिया, नाउन एज द क्यूमेरियल सिस्टम। क्यूमेरियल सिस्टम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और केरला के अंदर बेसिकली ये फेमस है, ठीक है। और जो भी हिली एरियाज इंडिया के अंदर हैं वहां पे भी ये काफी ज्यादा फेमस है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ फॉरेस्ट प्लांटेशन। ओके, नाउ उसके बाद में हम बात करते हैं टाइप ऑफ टोंगिया कल्टीवेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका जो आपका डिपार्टमेंटल टोंगिया होता है, विभागीय टोंगिया क्या होता है? जो मैनेज्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आपके लोकल पीपल वर्क अंडर सुपरविजन, ठीक है। उसके बाद में आपका होता है टोंगिया क्या होता है? लैंड इज द लिस्ट टू फार्मर फॉर द स्पेसिफिक पीरियड टू कल्टिवेटेड एरिएबल क्रॉप अलोंग विथ फॉरेस्ट ट्रीज, ठीक है। उसके बाद में विलेज टोंगिया, मतलब दिस सिस्टम is the most popular in India. The entire village community participate in the cultivating both crop and forest plant. Like बात क्या है भाई, हमने स्टार्टिंग में फॉरेस्ट प्लांट लगाया, ठीक है। फॉरेस्ट प्लांट हमने जो लगाया है, एकदम तो फॉरेस्ट प्लांट का प्रोडक्शन मिलेगा नहीं, तो हमारे पास में जो खाली लैंड है उस पर हम क्या कर लेंगे?
क्रॉप्स लगा लेंगे और जो हिली एरियाज हैं उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर लेंगे, ठीक है, उनके लिए। आई बात समझ में? इसमें भी बहुत सारा आपने देखा होगा, ये वैसे देखे तो एक सीधा वर्टिकल फार्मिंग जो अभी लास्ट ईयर बीकानेर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि पता है ये कोर्स आपका लास्ट ईयर ही ऐड हुआ था, ठीक है, वहां आपको पूछा जाता, कोई बच्चा बताएगा, एक आपका हॉरिजॉन्टल फार्मिंग होता है, ठीक है, और एक आपका वर्टिकल फार्मिंग होता है। कोई डिफरेंस बताएगा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फार्मिंग? क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा? अगर आपको इसके बारे में कोई आइडिया है तो बताओ फटाफट, क्या डिफरेंस होता है, वर्टिकल फार्मिंग क्या होता है और हॉरिजॉन्टल फार्मिंग क्या होता है? अभी टोंगिया तो मैंने बताया था, और टोंगिया का मैंने ये भी समझाया था कि ये किस वे में होता है, ठीक है, बताओ, कोई बताएगा? किसी को आइडिया है तो फटाफट बोलो, उसके बाद आगे चलते हैं कि भाई आपका हॉरिजॉन्टल क्या होता है। बोलो शानवी, बोलो, कविंद्र, युग, मंदीशा, आइडिया है तो बोलो फटाफट। नहीं आइडिया है? अरे गूगल करके बताओगे क्या भाई? नहीं है सर आइडिया, कोई बात नहीं, समझो, नो आइडिया। ओरिजेंटल का मतलब क्या होता है? सीधा, ये मेरे पास में खेत है, मैं क्या करूंगा, एक कह सकते हैं ना, एक लेयर पे पूरी आपको खेती करना, चाहे आप किसी में कर रहे हो उसके ऊपर कोई लेयर नहीं है, ठीक है। वर्टिकल फार्मिंग का पूछा गया था, डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फार्मिंग, यहां कंफ्यूज नहीं होना। वर्टिकल में होता क्या है, इसको मैं कल थोड़ा डिटेल में पढ़ा दूंगा। वर्टिकल में बेसिकली क्या होता है, यहां पे ऊपर जैसे हाइड्रोफोनिक्स देखा होगा, ठीक है, एरियोफोनिक्स देखा होगा, यहां पे आपको एक लेयर के अंदर खेती देखने को मिलेगी, ये अलग अलग लेयर है, ठीक है, ये लेयर, जैसे ये एक स्टैंड है आपका हाइड्रोफोनिक्स का, ठीक है, कभी मौका मिला तो मैं आपको प्रैक्टिकल वे में समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इसमें आपके अलग अलग पाइप लगे होते हैं, क्या होते हैं, ये पाइप लगे होते हैं कि स्टैंड पे होता है, ये एक मान लो एक स्टैंड है, ठीक है, और यहाँ अलग अलग पाइप लगे होते हैं, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, ठीक है, डिफरेंट लेयर के अंदर आपका होता है। अब क्या, यहाँ पाइप लगे होते हैं, यहाँ से यहाँ पाइप जो मेन पाइप होता है, इसमें कोकोपीट वगैरह डाल दिया होता है, जहाँ पे आपको क्या होना है, प्लांट लगाना होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको प्लांट लगाना होता है, ये अलग अलग एक ही स्टैंड पे बना हुआ है, ठीक है, ये लेयर है ऊपर नीचे ऐसे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक प्लांट लगा दिया, इसमें भी आपने प्लांट लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जहाँ पे जमीन कम जमीन है वहां पे अच्छे से खेती कर सकते हैं, या फिर आपने जो ग्रीन हाउस बना लिया, ठीक है, पोली हाउस वगैरह बना लिया, तो वो बहुत कम एरिया के अंदर बना रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हाइड्रोफोनिक्स है, एरियोफोनिक्स जैसी प्रैक्टिसेस है वो उसके अंदर कर सकते हैं, कम जमीन के अंदर जैसे ऊपर नीचे अलग अलग लेयरें बना के आप खेती कर सकते हो। आई बात समझ में? तो ये इसका मतलब होता है वर्टिकल वे के अंदर। वर्टिकल तो समझ रहे हो ना भाई, ठीक है, ऊपर 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 ऊपर, और हॉरिजेंटल का मतलब सीधा, ठीक है। तो यही मतलब होता है कि वर्टिकल फार्मिंग क्या होता है और हॉरिजेंटल फार्मिंग क्या होता है। यहां से क्वेश्चन है आपको पूछा जाता है, यहां बिल्कुल भी आपको गड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। तो उसके बाद में हमारे पास में आता है, एक आता है हार्वेस्ट इंडेक्स। क्या होता है, इनमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस, हालांकि इतने ज्यादा डिटेल्स आपको नहीं पूछे जाते, इस कोर्स में नहीं पूछे जाते हैं। एग्रोनॉमी में आगे जाओगे तो आगे आने वाले क्लासेस में यहाँ से काफी कॉन्सेप्ट्स और फिजियोलॉजी में बहुत सारी चीजें यहाँ से क्लियर होगी। फिर भी मैं एक बार थोड़ी चीजें आपको बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मीन्स क्या होता है, क्या मीनिंग होता है, ठीक है। आप कहो तो अभी ले लूं या फिर सेकंड पार्ट इसका लूं, इसमें करवाऊं, बताओ, बोलो फटाफट, अभी कंटिन्यू करूं ना? इसके अंदर ही आएगा, एक ऊपर लगा रहे हो ना भाई, ऊपर लगा रहे हो ना, एक लाइन के बाद में, एक लाइन के बाद में, ठीक है, तो वही इसका पार्ट ही है ना। सेकंड पार्ट ले लीजिए, चलो सेकंड लेना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत पार्ट इसका बचा हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अभी तो बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी जैसा आपको पूछे जाते हैं, नर्स क्रॉप क्या होती है, गार्ड क्रॉप क्या होती है, ठीक है, या फिर आपकी ट्रैप क्रॉप क्या होती है, ऐसे क्वेश्चंस भी मैं मेंशन करूंगा। इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को भी हालांकि लास्ट ईयर बहुत ऊपर से इन चीज़ों को बताया था, लेकिन लास्ट ईयर एक यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्टिकल फार्मिंग क्या होती है, ठीक है, आज तक किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो उनको हम
हम अगले लेक्चर में सेकंड पार्ट में है थोड़ा अच्छे से कर लेंगे, ताकि ये लेक्चर है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। यहाँ तक किसी की कोई डाउट है तो आप आस्क कर सकते हैं, बाकी हम जो भी होगा सेकंड लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। बोलो फटाफट बोलो, ठीक है।